हमारे पास थी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस विदाउट एनी रेप्लिकेशन। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस के साथ ही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास अ, अब हम बात करेंगे अगर आपके पास नंबर्स जो हैं वो अगर रिपीट भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम जो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन थी वो थी विदाउट रेप्लिकेशन और उसमें जो एलिमेंट्स थे वो डिस्टिंक्ट थे। तो अगर आपको याद हो हमारे पास जो NPR का फार्मूला था दैट वाज NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। और हमने इसी से एक और फार्मूला बनाया था कॉम्बिनेशन के लिए, जो कि था हमारे पास NCR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपको याद हो कि हमने कॉम्बिनेशन का फार्मूला कैसे डिराइव किया था, हमें ये पता था कि एज ए सेट अगर मैं 2 और 3 कंसिडर करता हूँ तो बिल्कुल ये ऐसे ही है जैसे सेट 3 और 2। तो 2 3 और 3 2 हमारे पास दोनों एक ही कॉम्बिनेशन को कोरस्पोंड करती हैं और ये दो नंबर्स जो हैं वो आपस में दो वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया था NPR को, तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का फार्मूला आ जाता है। लेकिन अगर 2 3 3 2 को एज ए नंबर कंसिडर करें तो ये हमारे पास दो डिफरेंट परमुटेशन है। और हमने इससे एक और रिलेशन बनाया था NCR और NPR का। NCR इज ऑब्टेन व्हेन वी डिवाइड NPR विथ r फैक्टोरियल। ये फार्मूला हमने इसी तरह इसको डिज़ाइन किया था। अब आज हम बात करेंगे जनरलाइज परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस की, यानी कि ऐसी परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस जिसमें हमारे पास रेपिटेशन हो सकती है। तो जब हमने परमुटेशंस के क्वेश्चंस किए थे तो हमने देखा था फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं और मैंने उसमें से 3 कॉम्बिनेशंस 3 पर्सन्स की अरेंजमेंट्स देखी है। यानी कि मेरे पास 5 ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं और अगर मैं उन्हें एक लाइन में अरेंज करता हूँ तीन उनमें से 3 स्टूडेंट्स को, तो मेरे पास कितने पॉसिबल वेज हैं। तो हमने देखा था पहली सीट के लिए हमारे पास पहली पोजीशन के लिए 5 चॉइसेस हैं, क्योंकि अमंग ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हम कोई भी एक स्टूडेंट को फर्स्ट पोजीशन पर प्लेस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास फर्स्ट पर्सन चूज किया जा चुका हो तो रिमेनिंग सीट्स हमारे पास 2 होंगी और जो रिमेनिंग चॉइसेस होंगे रिमेनिंग स्टूडेंट्स को 4 होंगे। तो सेकंड सीट के लिए हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। इसी तरह थर्ड सीट के लिए हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज थी वो 60 थी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं और उन अल्फ़ाबेट्स में से मैंने फॉर एग्जांपल 5 अल्फ़ाबेट्स को चूज़ करना है और मैंने देखना है कि मेरे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, कैसे हमारे पास पॉसिबल वेज होंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 प्लेसेस हैं। आप ये सोच सकते हैं ऐसे कि हमारे पास ब्लॉक्स हैं जिस पर अल्फ़ाबेट्स या वो इनग्रेव्ड है। तो हमारे पास कितने पॉसिबल वेज हैं 5 अल्फ़ाबेट्स चूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स 26 चॉइसेस हैं। अब चूंकि अल्फ़ाबेट जो है वो अगेन भी यूज़ किया जा सकता है, तो सेकंड शीट के लिए भी मेरे पास 26 चॉइसेस हैं, थर्ड के लिए भी मेरे पास 26 हैं, फोर्थ के लिए भी 26 हैं और फिफ्थ के लिए भी 26 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या आ जाएंगे 26 रेज टू पावर 5। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो n हो और हम उनमें से r परमुटेशन देख रहे हो जब हमारे पास नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं, तो टोटल जो परमुटेशन होंगी हमारे पास वो आएंगी n रेज टू पावर r। तो ये हमारे पास मेजर डिफरेंस है जब आपके पास जो नंबर्स हैं वो रिपीट हो सकते हैं और जब नंबर रिपीट्स ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक थ्योरम की फॉर्म में ये फार्मूला गिवन है कि r permutations of a set of n objects with repetition allowed is n raised to power
आर। प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको रीड कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इसी तरह कम्बिनेशंस विद रेपिटेशंस, कि जब हमारे पास नंबर्स रिपीट हों तो हम उनके कम्बिनेशंस कैसे बना सकते हैं। यहाँ हम पहले दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर उसका फार्मूला भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, हमने सिलेक्ट करने हैं 4 पीसेस ऑफ फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो आर है इट इज 4। और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन है कि है 3 टाइप्स के एप्पल्स, 3 टाइप्स के जो फ्रूट्स हैं वो गिवन है। फर्स्ट टाइप है एप्पल, सेकंड टाइप है ऑरेंजेस और थर्ड टाइप है पियर्स। तो हमारे पास एक बाउल है जिसमें पीसेस हैं एप्पल्स के, ऑरेंजेस के और पियर्स के, और उस बाउल में से हमने चूज करने हैं 4 पीसेस ऑफ फ्रूट। डजंट मैटर विच पीस चूजन, जो चीज़ मैटर करती है वो सिर्फ और सिर्फ टाइप ऑफ फ्रूट मैटर करती है। और एक और हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, देयर आर एट लीस्ट 4 पीसेस ऑफ ईच टाइप ऑफ फ्रूट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज गिवन है। ये पॉसिबल है कि हम 4 पीसेस जो हैं जो चूज करें वो सब एप्पल्स के हों। ये भी पॉसिबल है कि वही 4 पीसेस जो हम चूज करते हैं वो सब के सब एक जैसे हों, यानी कि ऑरेंज के हों। और ये पॉसिबिलिटी भी है कि वो 4 पीसेस जो हैं वो पियर्स के हों। यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि हमें ये नहीं पता टोटल पीसेस कितने हैं, हमें सिर्फ ये पता है कि टाइप्स ऑफ जो फ्रूट्स हैं वो कितने हैं, दे आर 3। और हमें ये पता है कि उन पीसेस में से हमने चूज कितने करने हैं, विच इज 4। तो यहाँ पे जो हम टाइप है, टाइप को हम यहाँ पे लिख लेंगे एन। तो टाइप को डिनोट कर लेते हैं एन से, और जो नंबर्स हमने चूज करने हैं दे आर 4। तो यहाँ पे टोटल जो पॉसिबिलिटीज हमारे पास गिवन है वो हैं 15। हो सकता है हमारे पास जो हमने 4 पीसेस चूज किए हैं उनमें से 2 पीसेस ऑरेंज के हों, एक एप्पल का हो और एक पियर का हो। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास 3 टाइप्स की फ्रूट्स हों और उनमें से हमने 4 पीसेस चूज करने हो तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 15 है। तो 4 combinations with repetitions allowed from a 3 element set is 15, जो कि हमारे पास गिवन है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कुछ बिल्स हैं, फॉर एग्जांपल $1, $2, $5, $10, $20, $50, $100। अब हमने इन बिल्स में से 5 बिल्स जो हैं वो चूज करनी है। इट मींस आर हमारे पास 5 है, और जो टाइप्स ऑफ बिल्स हैं वो हमारे पास 7 है। तो एन हमारे पास आ जाएगा 7। तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर 5 बिल चूज करें तो कितने वेज जो हैं हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। और रिस्ट्रिक्शन ये है कि एटलीस्ट 5 बिल्स जो हैं वो हर टाइप के लाजमी होने चाहिए। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक पिक्चर्स देख लेते हैं और फिर हम उससे एक जनरल फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। हम बॉक्सेस बना लेते हैं, जैसे हर बॉक्स में हम वो पर्टिकुलर टाइप के जो बिल्स हैं वो प्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 बॉक्स है उसमें हम $100 का प्लेस करेंगे, सेकंड बॉक्स में $50 का, थर्ड में $20 का, फोर्थ में $10 का, फिफ्थ में $5 का, सिक्स में $2 का और सेवन्थ में $1 का। तो अब हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हमने काउंट करने में यूज़ करनी है। एक तो हमारे पास वर्टिकल बार्स हैं जो कि सेपरेट कर रही हैं इन बॉक्सेस को। तो आप ये देखें, टोटल हमारे पास 7 टाइप्स के बिल्स थे, तो जो बार्स हमारे पास यूज होंगे उनको सेपरेट करने के लिए वो 6 होंगी, यानी कि n-1। और हमारे पास जो हमने नंबर चूज करने हैं, कितने बिल जिसमें यूज करने हैं, वो हैं 5। और हमें ये पता है हर टाइप का जो बिल है वो एटलीस्ट 5 टाइम्स है। तो टोटल हमने जो चूज करने हैं वो करने थे 7। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास 5 बिल्स जो हैं वो मैंने $100 की चूज कर लिए, और 1 बिल मैंने $20 का, और 1 मैंने जो है वो $1 का।
ये एक पॉसिबिलिटी है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सॉरी हमने यहाँ पे 5 चूज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने 3 बिल्स जो हैं वो $100 के चूज कर लिए। इसी तरह एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि मैंने 1 बिल जो है वो $100 का यूज़ किया, 1 बिल $110 का, 1 बिल $5 का और 2 बिल्स जो हैं वो $2 के यूज़ किए। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड हैं। एक तो कि नंबर ऑफ बार्स कितनी है, जो कि हमारे पास है n-1, और दूसरी चीज़ हमारे पास हमने उनमें से बिल कितने चूज़ करने हैं। तो इस जनरल फिनोमेना को हमने यहाँ पर जो है वो डिनोट किया है with the help of vertical lines और bars, सॉरी वर्टिकल लाइंस और स्टार्स। तो जैसे ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि हमने कोरस्पॉन्डिंगली ड्रा किया है इस पिक्चर के कि जैसे यहाँ पे हमारे पास ये $1 के हमारे पास 3 बिल्स हैं और $10 के हमारे पास 2 बिल्स हैं। तो बेसिकली हम टोटल जो चीज़ें जो टोटल जिन चीज़ों में से हमने सेलेक्ट करनी है, अरेंजमेंट करनी है, वो हमारे पास हैं n-1 बार्स प्लस r स्टार्स जो हमने चूज करना है। इसका मतलब है टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पास हैं n-1 प्लस r, और हमने उनमें से चूज कितने करने हैं, हमने r करने हैं। अब आपके पास ये जो $20 के दो बिल्स हैं, आप इन दोनों को आपस में डिफरेंस तो नहीं कर सकते कि फर्स्ट $20 वाला बिल कौन सा और सेकंड $20 वाला बिल कौन सा, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसका मतलब है ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेज हमारे पास आ जाएंगे n+r-1 चूज r। तो ये हमारे पास फार्मूला है कॉम्बिनेशंस का, जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो रिपीट हो सकते हैं। तो आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन का आइडिया क्लियर हो गया। अगर स्टिल आपने आपके पास कोई कंफ्यूजन है, आपको कोई बात समझ नहीं आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इस फार्मूले के साथ अगर हम एक बेसिक रिजल्ट यूज करें जो हमने एनसीआर के केस में डिराइव किया था कि एन सी आर इट इज सेम एज एन सी एन माइनस आर, और हमने इसका प्रूफ किया था कम्बिनेटोरियल वेज में दो तरह से कि अगर आप एक सेट लेते हैं जिसकी कार्डिनलिटी हमारे पास आ रहा है, तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं सेट ऑफ कार्डिनलिटी आर से उसके कम्प्लीमेंट से। अगर ये मेरे पास सेट ए है तो मैं इस फंक्शन जो है वो सेट ए से उसके कम्प्लीमेंट पे डिफाइन कर देता हूँ, और हमारे पास कम्प्लीमेंट की जो कार्डिनलिटी होगी वो n-r होगी, क्योंकि टोटल नंबर्स हैं वो हमारे पास n है सेट में, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो होंगे n-r। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसको हम प्रूव कर सकते हैं कम्बिनेटोरियल वे में कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो मेरे पास कोई भी आप अगर एलिमेंट लें इसमें को डोमेन में से, फॉर एग्जांपल इधर से इस सेट से कोई भी एलिमेंट लें, हमें ये रिलेशन पता है मैट्रिसेस से कि अगर आप एक सेट का कंप्लीमेंट का दोबारा कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास वो सेट इटसेल्फ आ जाता है। इसका मतलब है कि जो फंक्शन f है ये हमारे पास ऑन टू है, और हम इसको 1 1 भी प्रूफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 प्रूफ करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं दो मैट्रिसेस ऐसे, दो सेट्स ऐसे हैं जिनके कॉम्प्लीमेंट सेम है, A1 का कॉम्प्लीमेंट और A2 का कॉम्प्लीमेंट सेम है। तो जब हम इन कॉम्प्लीमेंट सेम है और हमारे पास इनकी जो कार्डिनलिटी है वो भी सेम है, फॉर एग्जांपल n-r1 इज सेम एज n-r2, तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास जो नंबर वापस आएगा वो आएगा r1 इज इक्वल टू r2। तो जब इमेजेस इक्वल थे तो उसके प्री इमेजेस भी इक्वल आ गए। इसका मतलब यह है कि ये फंक्शन जो है हमारे पास 1 1 भी है। फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। इसका मतलब है जितने हमारे पास चॉइसेस हैं r एलिमेंट सेट चूज करने के, उतने ही चॉइसेस हैं हमारे पास n-r एलिमेंट्स के सबसेट चूज करने के।
तो ये हमने दो डिफरेंट वेज में काउंट किया, बाइजेक्टिव फंक्शन से बना के हमने इसको काउंट किया। तो हमारे पास ये कम्बिनेटोरियल प्रूफ आ गया कि एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। और यहाँ पे जो हमने फार्मूला डिराइव किया है फॉर कम्बिनेशंस विद रिपीटिशन अलाउड, इट इज सेम। अगर हम इसमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करें, जैसे हमारे पास है n plus r minus 1 choose r, it should be same as n plus r minus 1 n plus r minus 1 minus r। तो ये हमारे पास आ जाएगा n plus r minus 1 माइनस r और प्लस r कैंसिल आउट, और ये हमारे पास आ जाएगा n माइनस 1। तो बेसिकली हमारे पास ये फार्मूला इट इज सेम एज दिस वन। यहाँ हम r एलिमेंट्स भी चूज कर सकते हैं और हम n माइनस 1 एलिमेंट्स भी चूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक आइडेंटिटी आ गई विद द हेल्प ऑफ NCR फार्मूला। कोई क्वेश्चन आप स्टूडेंट्स का है तो आप मुझे बताएं, फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि अगर इक्वेशंस गिवन हो x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल्स टू 11, तो हमने इन इन इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, या इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस जो है वो पॉसिबल हैं। तो यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो टाइप्स हैं, और हम उनके कोरस्पॉन्डिंग एक बॉक्स बना लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हम हमारे पास हर टाइप के कितने नंबर चूज करें, हमारे पास जो सम है वो 11 के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल, अगर फर्स्ट टाइप के मैं 3 नंबर चूज करता हूँ, सेकंड टाइप के मैं 5 नंबर चूज करता हूँ, और थर्ड टाइप के 3 नंबर चूज करता हूँ, तो मेरे पास सम जो है वो 11 आ जाता है। इसी तरह एक पॉसिबिलिटी हम ये भी ले सकते हैं कि फर्स्ट एलिमेंट 8 हो, सेकंड 0 हो, और थर्ड जो है वो 3 हो, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि x1 x2 x3 दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स हमारे पास ये सेट्स जो हैं ये 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, अब ये भी हो सकती है 1 प्लस 9 प्लस 11। तो कुछ पॉसिबिलिटीज मैंने लिखनी है। अब हमने फाइंड ये करना है कि टोटल हमारे पास नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस इक्वेशन के कितने हैं। तो आप ये देखें कि हमारे पास इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आप x1 की 3 वैल्यूज कंसिडर कर रहे हैं वो तीन आपस में कौन कौन, फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी, थर्ड कौन सी, क्योंकि तीनों एक ही वैल्यूज आएंगी x1 की, तो वो आपस में इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो हमारे पास ये कम्बिनेशन का सवाल है जिसमें जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 3 हैं, और चूज हमने करने हैं उनमें से 11 वैल्यूज। तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो हमारे पास होंगे 3 प्लस 11 माइनस 1 चूज 11। और यूजिंग द फार्मूला NCR इज सेम एज NCN माइनस R, यही फार्मूला हमारे पास इक्वल होगा 14 माइनस 1 13, 13 माइनस 11 2। तो दिस फार्मूला इज सेम एज दिस वन। इसका मतलब है हमारे पास टोटल 78 पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं इस गिवन इक्वेशन के। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास कॉम्बिनेशंस विद रेपिटेशन की। इसी तरह हम इसमें थोड़ा सा एक चेंज करके एक डिफरेंट कंडीशंस के साथ इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर जो आपके पास सवाल था उसमें हमारे पास x1 x2 और x3 तीनों नंबर्स पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं गिवन थी। हमारे पास था कि x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि x1 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एटलीस्ट 1 आपने x1 चूज करना है।
यहाँ पर एटलीस्ट आपने x2 2 चूज करने हैं और x3 आपने 3 चूज करने हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे हमारे पास टोटल 11 नंबर्स थे, 11 नंबर्स में से 1 हमारे पास x1 है और एटलीस्ट 2 हमारे पास x2 है और 3 हमारे पास x3 है। तो जो टोटल नंबर्स हमारे पास होंगे दे आर 6। तो 11 में से 6 नंबर्स जो हैं वो तो आपके फिक्स्ड हो गए, बाकी जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो आपने चूज करने हैं। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 11 माइनस 6 5। इसका मतलब है कि हमारे पास n जो था n वाज, अब आपने जब टोटल 11 था, 11 में से आपने 6 तो ऑलरेडी चूज करने, वो फिक्स्ड हो गए। इसके अलावा आपने चूज करने, तो हमारे पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए वो आ गए 5। एन हमारे पास 3 टाइप्स की वेरिएबल्स हैं, आर हमारे पास हो जाएगा 5 और हमने उसमें से चूज कितने करने हैं 5 ही। तो फार्मूला हमारे पास हो जाएगा 3 + 5 - 1 चूज 5 और इट इज 7 चूज 5, या NCR वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे तो इट इज सेम एज 7 चूज 2। तो टोटल नंबर ऑफ फेज हमारे पास आ जाएंगे 21। प्रीवियसली जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी हमारे पास तो टोटल 78 सॉल्यूशंस पॉसिबल थे, और जब हमने कहा कि एटलीस्ट x1 की 1 वैल्यू होनी चाहिए, x2 की 2 वैल्यूज होनी चाहिए और x3 की 3 वैल्यूज होनी चाहिए, तो पॉसिबल नंबर्स रिड्यूस हो गए 21 पर। यहाँ तक किस स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। सब स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर लिया, आपने लिख लिया अपने रोल नंबर्स और नेम्स? जी, कोई क्वेश्चन या कोई बात आपको समझ ना आई हो? नेक्स्ट हमारे पास एक टेबल गिवन है, जस्ट एक रिकॉल किया गया कि फार्मूलाज व्हेन परमुटेशन और कॉम्बिनेशंस में रेपिटेशन अलाउड हो और जब रेपिटेशन अलाउड ना हो। तो प्रीवियसली हमने देखा था जब आपके पास आर परमुटेशन है और रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, तो फैक्टोरियल फार्मूला था हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। और कम्बिनेशंस का फार्मूला हमारे पास था वही परमुटेशन फार्मूले में अगर हम आर फैक्टोरियल से मजीद डिवाइड कर दें तो हमारे पास कम्बिनेशंस आ जाता है। फिर हमारे पास जब आज हमने जो लेक्चर्स में देखे हैं कि अगर परमुटेशन हो और उसमें रेपिटेशन अलाउड हो तो फार्मूला चेंज हो जाता है n रेज़ टू पावर r के साथ, और r कम्बिनेशंस का फार्मूला हमारे पास आ जाता है n + r - 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1। एक छोटी सी एग्जांपल हमारे पास गिवन है विद हेल्प ऑफ एल्गोरिथम्स इन्वॉल्विंग लूप्स, कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू है एक वेरिएबल की वो हमने 0 साइन की हुई है, k = 0, और हमारे पास कुछ लूप्स हैं और इनसाइड लूप जो हमारे पास फंक्शन है वो उस वेरिएबल की वैल्यू में एक ऐड कर देता है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ईच लूप वंस। तो हमारे पास एक एग्जांपल है नंबर ऑफ पॉसिबल चॉइसेस या कॉम्बिनेशंस विद रेपिटेशंस की, आप इसको रीड कर सकते हैं। इट इज क्वाइट इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास है एक परमुटेशंस विद इनडिस्टिंग्विशेबल ऑब्जेक्ट्स। अगर हमारे पास लास्ट टाइम हमने देखा था परमुटेशंस विदाउट रेपिटेशन और आज हमने देखा परमुटेशंस विद रेपिटेशन। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन जो जिन एलिमेंट्स को आप परम्यूट करना चाह रहे हैं उनमें कुछ एलिमेंट्स जो सेम आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एक अल्फ़ाबेट एक वर्ड गिवन है सक्सेस, तो अगर हमने अब हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं जिन पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। जैसे 1 ब्लॉक पर S लिखा हुआ है, एक पर U है और 2 पर C लिखा हुआ है, फिर हमारे पास है E और लास्ट में हमारे पास है S। क्वेश्चन हमारे पास है कि ये जो ब्लॉक्स है इन ब्लॉक्स को अब अलग अलग हर ब्लॉक पे एक ही लेटर जो है वो इनग्रेव्ड है,
तो हम इन ब्लॉक्स को जब चेंज करेंगे, शफल करेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकती है। तो यहाँ आप देखें कि जैसे ये सी है, अगर इस सी ब्लॉक को मैं इधर शिफ्ट कर दूं और इस सी ब्लॉक को मैं शिफ्ट कर दूं, तो टोटल मेरे पास जो वेज है वो चेंज होगा, इट वुड बी सेम। इसी तरह मेरे पास एक एक इसमें एक और लेटर है, एक और हमारे पास है ब्लॉक एस। इसी तरह अगर मैं इस एस वाले को और इस एस वाले को, इस एस वाले को, इन तीनों को अगर मैं आपस में चेंज कर दूं, शिफ्ट कर दूं, शफल कर दूं, तो क्या मेरे पास एक डिफरेंट लेटर बनेगा? ऑफ कोर्स नॉट। इसका मतलब ये है कि टोटल मेरे पास जो लेटर्स हैं वो 7 है। उन 7 में जब मैं इन 3 एस की जो पोजीशंस है वो आपस में चेंज करूंगा, तो मेरे पास लेटर जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये 3 एस जो है, क्योंकि एक दो तीनों एक जैसी हैं, तो इन तीन एस को मैं आपस में कितने वे से चेंज कर सकता हूँ? तो वो मेरे पास चॉइसेस होंगी 7 चूज 3। अब जब मैंने 7 में से 3 प्लेसेस को चूज कर लिया, तो रिमेनिंग प्लेसेस मेरे पास कितनी बच गई? 1, 2, 3 और 4। अब इन 4 प्लेसेस में से 2 प्लेसेस पर तो मेरे पास सी है, तो इन सी को मैं आपस में कितने वेज में चेंज कर सकता हूँ? इट इज 4C2। फॉर एग्जाम्पल इस सी को मैं यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इधर सी भी और इधर सी भी। तो 4 में से मेरे पास टोटल चॉइसेस हैं वो 2 है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों भी यूज हो गए, तो बाकी जो रिमेनिंग प्लेसेस हैं वो 2 हैं। उन 2 प्लेसेस में से मेरे पास यू वन वे में चूज हो सकता है, और उसके बाद जब मैं यू को भी चूज कर लूंगा, तो एक ही सीट है मेरे पास और एक ही मेरे पास ब्लॉक है। मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हैं वो क्या होंगे? 1 1। जब आप इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, जब आप इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो जो कि हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ परमुटेशन जब कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसे हों, तो हम उसमें आपस में डिस्टिंग्विश ना कर सकते हो। तो इसको इन द फॉर्म ऑफ एक फार्मूला भी लिख सकते हैं हम। जैसे यहाँ पे अगर हम एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को n1 कह लेते हैं, दूसरी टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम n2 कह लेते हैं, और थर्ड टाइप के एलिमेंट्स को n3 और kth टाइप के एलिमेंट्स को हम nk कह लेते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगी वो होंगी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल टाइम्स n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। तो यहाँ ऊपर देखें हमारे पास जो टोटल आंसर आया सक्सेस वाले लेटर्स में, सक्सेस वाले वर्ड में लेटर्स को जब हम आपस में परम्यूट करेंगे तो टोटल 420 पॉसिबल वेज आएंगे। तो ये हमारे पास है परम्यूटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। फॉर एग्जांपल अगर 1 1 है तो हमारे पास ये बेसिक वही फार्मूला हो जाएगा जो हमारे पास था एन पी एन का। अगर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो यही फार्मूला हमारे पास चेंज होता है npn। और अगर हम n में से r एलिमेंट्स को चूज करते हैं तो हमारे पास फार्मूला होता है npr। आपको याद होगा npn जो है वो हमारे पास आता है बेसिकली n फैक्टोरियल। तो जब सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होंगे तो हमारे पास आंसर होगा n फैक्टोरियल। लेकिन जब हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट कार्डिनैलिटी के नंबर्स होंगे तो हम फिर उसको उतनी कार्डिनैलिटी के फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देंगे। प्रूफ हम इसका नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरेस्टिंग आपको इंटरेस्ट है तो आप इसमें खुद ही इसको रीड कर सकते हैं। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ। ओके, हमारे पास एक एग्जांपल है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू distribute hands of 5 cards to each of 4 players from the standard deck of 52 cards। तो आपको याद होगा जब हमने पिजनहोल प्रिंसिपल किया था तो हमने देखा था कि इस क्वेश्चन को हम पिजनहोल प्रिंसिपल से सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो 5 कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो आप देखें कि जब हम एक प्लेयर को 5 कार्ड्स देंगे तो
उस एक प्लेयर के रिस्पेक्ट से वो जो 5 कार्ड्स हैं वो सेम है, लेकिन वही 5 कार्ड्स आपस में जो है वो डिफरेंट होंगे। तो इसका मतलब है कि वही 5 कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन प्लेयर वाइज जो है वो हमारे पास एक प्लेयर के पास 5 कार्ड्स जो हैं वही उसके प्लेयर के रिस्पेक्ट से वो सेम है। तो हमारे पास ये होगा कॉम्बिनेशन, लेकिन 5 कार्ड्स आपस में क्या होंगे, वो डिस्टिंग्विशेबल होंगे। तो हमारे पास 4 प्लेयर्स हैं और हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हैंड्स ऑफ 5 कार्ड। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हमने 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल वेज होंगे वो होंगे 52C5। जब हमने 5 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो सेकंड प्लेयर के लिए हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स में से 5 कार्ड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास 47 होंगे और उन 47 में से 5 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करने के जो वेज हैं वो हैं 47C5। तो सेकंड कार्ड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद थर्ड प्लेयर के लिए हमारे पास 52 माइनस 10 कार्ड्स अवेलेबल हैं जो कि 42 हैं। तो अब 42 में से हमने 5 कार्ड्स हैं वो थर्ड प्लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फेज हमारे पास होंगे C42 5। इसी तरह 4 के लिए हमारे पास होंगे 30C7 5। अब यहाँ पे एक चीज और भी है कि जब हम 5 प्लेयर्स में कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे वो एक अलहदा से हम काउंट कर लेंगे। तो रिमेनिंग कार्ड्स हमारे पास हो जाएंगे 32। अब आप देखें कि हमारे पास, आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि हमारे पास 5 बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स है लेट्स से फर्स्ट प्लेयर का, ये हमारे पास सेकंड प्लेयर का बॉक्स है, और ये हमारे पास है थर्ड प्लेयर, और ये हमारे पास है फोर्थ प्लेयर, और ये हमारे पास है फिफ्थ प्लेयर। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेयर को 5 कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ तो 5 कार्ड्स आपस में तो वो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन वो प्लेयर वाइज जो है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल मेरे पास P1 जो है वो 5 कार्ड्स हैं, 1 2 3 4 5। ये अगर कार्ड्स मैं आपस में देखूंगा तो ये तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये 5 कार्ड्स जो हैं वो प्लेयर 2 को दिए जाने वाले 5 कार्ड से डिफरेंट है। तो 1 2 3 4 5 ये आपस में इनके जो वेज होंगे वो हमारे पास कॉम्बिनेशन होंगे, परमुटेशन नहीं होगी। तो 5 कार्ड्स यहाँ पर हैं, यहाँ पे भी 5 कार्ड्स हमने देने हैं, लेकिन प्लेयर 2 को जो दिए वाले 5 कार्ड्स हैं वो रिमेनिंग कार्ड्स में से दिए जाएंगे, ना कि 52 में से। तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो चॉइसेस हैं वो 52C5 है, 40C7 5 है, 42C5 है और 30C7 5 है। और हमारे पास एक लास्ट वाला जो बचेगा वो होगा 32 वाला, जो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड्स बचेंगे। तो यहाँ हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशंस, इन कॉम्बिनेशंस का आपस में प्रोडक्ट। तो 52 फैक्टोरियल 47 ओवर 5 फैक्टोरियल, 47 फैक्टोरियल ओवर 42 फैक्टोरियल टाइम्स 5 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो इन अदर वर्ड्स आप ये भी इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो टोटल कार्ड्स हैं वो हैं 52 कार्ड्स। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास फर्स्ट प्लेयर की है तो हम इसको कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल। सेकेंड प्लेयर भी वो 5 डिफरेंट वे में हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 5 कार्ड्स हैं हमारे पास ए बी और सी डी ई, ये 5 कार्ड्स आपस में डिस्टिंक्ट हैं। तो हम इसको इसकी इन 5 जो कार्ड्स की आपस में जो परमुटेशन होगी वो 5 फैक्टोरियल होगी। इसी तरह थर्ड प्लेयर के लिए भी 5 फैक्टोरियल, फोर्थ प्लेयर के लिए भी 5 फैक्टोरियल, और हमारे पास 5 बॉक्स वो बचेगा जिसमें वो सारे कार्ड्स प्लेस करेंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए। तो जो 5 कार्ड्स हैं वो हमारे पास टोटल 32 हैं। तो हमारे पास जो फिफ्थ बॉक्स होगा उसमें टोटल 32 कार्ड्स होंगे। तो 32 कार्ड्स आपस में जो परम्यूट हो सकते हैं वो 32 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इसका फाइनल कैलकुलेशन फार्मूला है। तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं जैसे हमारे पास यहाँ पर गिवन है, और इन टर्म्स हम इसको फैक्टोरियल फार्मूला भी कर सकते हैं। तो आप इस फॉर्म में कर लें या आप इस वाले फॉर्म में कर लें, दोनों केसेस में हमारे पास आंसर सेम आएगा।
अगर ये क्वेश्चन आप में किसी को समझ नहीं आया तो आप बताएं, फिर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नो क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे पास इसी एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया गया इन टर्म्स ऑफ थ्योरम्स कि द नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट and distinguishable objects into k distinguishable boxes so that ni objects are placed into box I, they are equals to n factorial divided by n1 factorial, n2 factorial and nk factorial। नेक्स्ट हम यहाँ पर इस टॉपिक को जस्ट यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो आप एक्सरसाइज में से कर सकते हैं। और बाकी जो हमारे पास टॉपिक है वो हम मूव करेंगे रिकरेंस रिलेशन पर, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हमारे पास इन्वॉल्व हैं हायर टाइप ऑफ टॉपिक से, जैसे स्टेलिंग नंबर ऑफ फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड से। तो वो हमारे पास जो है वो एडवांस टॉपिक हो जाता है और हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो कम्बिनेशंस वाला टॉपिक जो हम यहीं पे क्लोज करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज में से दे सकते हैं, जितने भी हमारे पास रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं और 5 एलिमेंट्स में से आपने 5 एलिमेंट्स चूज करने हैं व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड। तो ये कितने हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारे पास सिंपल परमुटेशन का सवाल है, तो 5 रेज़ टू पावर 5। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ 6 लेटर्स आर देयर? और हमारे पास 6 लेटर्स हमने स्ट्रिंग्स बनाने हैं, तो हमारे पास लेंथ जो है फॉर एग्जांपल n स्ट्रिंग लेंथ है, तो 6 लेटर्स हैं, इसका मतलब ये है 6 फर्स्ट चॉइसेस के लिए भी, फर्स्ट पोजीशन के लिए भी 6, सेकंड पोजीशन के लिए भी 6, तो टोटल हमारे पास हो जाएगा 6 रेज़ टू पावर n। तो हमारे पास n जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास लेट्स से क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू असाइन 3 जॉब्स टू 5 एम्प्लॉयज इफ ईच एम्प्लॉय कैन बी गिवन मोर देन 1 जॉब। ये हमारे पास कम्बिनेशन का सवाल है। इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशंस के सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चन थे, ये हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपने जस्ट यूज करना है कम्बिनेशंस वाले फार्मूला। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में 4 वेरिएबल्स गिवन है, आपने जो हमारे पास टाइप आ जाएगी वो 4 आ जाएगी, चूज जो आपने करने हैं वो 17 आ जाएंगे। तो फार्मूला हमारे पास होगा n प्लस आर माइनस 1 चूज आर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है, जैसे हमने सॉल्यूशन के बाद वाले पोर्शन में देखा था कि अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी तो हम क्या करेंगे, टोटल नंबर में से वो जो फिक्स नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 15 कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चंस भी हैं, जो जो हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी सवाल हैं वो आप कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी वेज आर देयर टू चूज 8 कॉइन्स फ्रॉम अ पिगी बैंक कंटेनिंग 100 आइडेंटिकल pennies and 80 आइडेंटिकल nickels। और क्वेश्चन नंबर 21 देखें, हाउ मेनी वेज आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट 6 इन दिस। ओके, ये हमने टॉपिक में डिस्कस किया इन डिस्टिंग्विश वाला, इनटू डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस वाला, तो ये आप इसको छोड़ दें। तो जो हमारे पास रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं वो आप ट्राई कर सकते हैं, उनके सोल्यूशन डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। कोई और क्वेश्चन, आपका कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछें। नो क्वेश्चन। नेक्स्ट हम मूव करते हैं
हमारे पास 8th चैप्टर है रिकरेंस रिलेशंस वाला। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिकॉल करेंगे एफएससी वाला पोर्शन, जो आपने अरिथमेटिक जब सीक्वेंसेस की थी तो आपने देखा था कि हमारे पास किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला हमने कैसे बनाया था। आपको अगर याद हो अरिथमेटिक सीक्वेंस, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में हमारे पास हर टर्म, दो टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो फिक्स आता है। तो हमें अगर फर्स्ट टर्म पता हो और हमारे पास दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, अगर वो पता हो तो हम सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, और साथ में हम उसका nth टर्म का फार्मूला भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है उससे क्या मुराद है। यूजली जो हमने एफएससी में क्वेश्चंस किए थे वहाँ हम nth टर्म का फार्मूला बनाते थे, या जिसको हम कहते थे जनरल फार्मूला। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर सीक्वेंस या हर क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास जनरल फार्मूला हो। हमारे पास अगर एक एक्सप्रेशन आ जाए जो कि आपको एक्सप्लेन करे कि प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म कैसे ऑब्टेन करनी है, तो उससे भी हम सीक्वेंस की टर्म्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा वर्क करते हैं और हम कोशिश करते हैं आपको अरिथमेटिक सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो कैसे ऑब्टेन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है और कॉमन डिफरेंस d गिवन है, तो सेकंड टर्म किसके इक्वल होगी? फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसी तरह जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास होगी सेकंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिर फोर्थ टर्म इक्वल होगी हमारे पास थर्ड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। फिफ्थ टर्म हमारे पास होगी फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू फोर्थ टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। यहाँ आप देखें कि हर जो एक्सप्रेशन है, जैसे A5 वाला है, इसमें A5 जो है वो डिस्क्राइब किया गया है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस टर्म A4। तो A5 को फाइंड करने के लिए हमें A4 फाइंड करना पड़ेगा, A4 को फाइंड करने के लिए हमें A3 फाइंड करना पड़ेगा, A3 को फाइंड करने के लिए हमें A2 फाइंड करना पड़ेगा, और A2 को फाइंड करने के लिए A1 फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अगर इसी तरह रिलेशन बनाएं तो हमारे पास nth टर्म जो है इट इज इक्वल्स टू an-1 प्लस कॉमन डिफरेंस d। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि nth टर्म फाइंड करने के लिए हमें an-1 पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो अब अगर हमने इस अरिथमेटिक सीक्वेंस से nth टर्म कैसे बनाई थी कि a3 जो है इट इज इक्वल्स टू a2 प्लस t। A2 हमारे पास है A1 प्लस t, तो हम A2 की जगह A1 रिप्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है A3 इक्वल्स टू A1 प्लस 2 टाइम्स d। इसी तरह A4 इन टर्म्स ऑफ A1 आएगा A1 प्लस 3d। इस तरह हमारे पास जो nth टर्म का फार्मूला हमने डिज़ाइन किया था वो था A1 प्लस n-1t। अब ये जो हमारे पास फार्मूला है इसको हम कहते हैं जनरल टर्म या nth टर्म फार्मूला, क्योंकि हमारे पास इस फॉर्मूले से आप सीक्वेंस की कोई भी टर्म डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं विदाउट फाइंडिंग इट्स प्रीवियस टर्म। अगर आपने A6 फाइंड करना है तो आप n की जगह 6 रिप्लेस करें, A1 और D की वैल्यू अगर आपको पता है। लेकिन ये जो हमारे पास इसके कोरोस्पॉन्डिंग फार्मूला है an इक्वल्स टू an-1d, इसमें हमारे पास an फाइंड करने के लिए हमारे पास an-1 भी गिवन होना चाहिए। जैसे A5 अगर फाइंड करना है तो हमारे पास A4 की वैल्यू होनी चाहिए, A4 फाइंड करने के लिए हमें A3 होना चाहिए, A3 फाइंड करने के लिए A2 होना चाहिए, A2 फाइंड करने के लिए हमारे पास A1 होना चाहिए। तो ये जो फार्मूला है an इक्वल्स टू n-1, जिसमें एक टर्म्स जो है वो प्रीवियस टर्म्स डिफाइन करके एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म जो प्रीवियस टर्म से फाइंड की जाती है उसको हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन।
अब हमारे पास an को फाइंड करने के लिए एक ही प्रीवियस टर्म यूज की गई है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारे पास ये जो इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन है इसकी डिग्री हमारे पास 1 है। बात हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जिनमें एक टर्म फाइंड करने के लिए हमें एक से ज़्यादा टर्म्स रिक्वायर होती हैं। आपको याद होगा फिबोनाची सीक्वेंस, हमारे पास 0 1 1 2 3 5 8 13। तो हमारे पास जो भी नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस दो टर्म्स का सम है। जैसे 0+1 हमारे पास 1, 1+1 2, 2+1 3, 3+2 5, 3+5 8, 8+5 13, 13+8 21। तो फिबोनाची सीक्वेंस के केस में अगर हमने nth टर्म फाइंड करनी है तो हमारे पास दो प्रीवियस टर्म्स होनी चाहिए, fn-1 और fn-2। तो ऐसा रिकरेंस रिलेशन जिसमें हमारे पास अ, कोई भी टर्म जो है, कोई भी सीक्वेंस की टर्म फाइंड करने के लिए प्रीवियस दो टर्म्स यूज की गई हो, तो उस केस में हम कहेंगे कि इस रिकरेंस रिलेशन की जो डिग्री है वो 2 है। तो यहाँ में हमने डिफाइन कर लिया डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन से क्या मुराद है कि जितनी प्रीवियस टर्म्स यूज की जाएंगी वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रीवियस टर्म्स है वो डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन होगी। दूसरी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन क्या है। तो लीनियर मीन्स, लीनियर हम कहते हैं हमारे पास तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। फर्स्ट तो चीज़ ये है कि अगर आप कहते हैं कि लीनियर इन एक्स है, इसका मतलब है हमारे पास जो डिग्री ऑफ एक्स है, या आप कहने एक्सपोनेंट आप कहने, क्योंकि यहाँ हम डिग्री को थोड़ा सा इसे इस डिग्री से थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो हम कहेंगे जो पावर ऑफ एक्स है, जो एक्सपोनेंट ऑफ एक्स है, वो 1 होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास एक एक्स के अलावा भी वेरिएबल्स हैं तो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स और साथ में वाई का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हमारे पास ये है कि हमारे कोई भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यूज़ ना हो, जैसे साइन एक्स हो गया, ई की पावर एक्स हो गया, और लॉग ऑफ एक्स हो गया। तो यहाँ हमने दो बातें डिस्कस की हैं कि डिग्री ऑफ रिकरेंस रिलेशन क्या होती है, कि जितनी प्रीवियस टर्म्स यूज हो रही हैं उस रिलेशन में वो हमारे पास डिग्री है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास लीनियर रिकरेंसेस क्या है, कि जो टर्म्स हमारे पास यूज हो रही हैं वो टर्म्स की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। अब हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं रिकरेंस रिलेशन से रिलेटेड, और फिर हम मूव करेंगे इनके सॉल्यूशंस की तरफ। बेसिक टारगेट जो है वो हमारे पास है इन रिकरेंस रिलेशंस का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वी हैव नंबर ऑफ बैक्टीरियाज इन अ कॉलोनी। तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी डबल्स एवरी आवर। If a colony begins with 5 bacteria, how many will be present in n hours? अब हमने जो आपको याद होगा अभी जो हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस के केस में फार्मूला बनाया ए एन, तो इसमें हमारे पास था ए एन माइनस वन प्लस टी। या जब हमने nth टर्म फार्मूला बनाया ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस एन माइनस वन टाइम्स टी। तो आप देखें कि हमारे पास ए एन फाइंड करने के लिए एक प्रीवियस टर्म भी चाहिए और साथ में डी भी चाहिए। या यहाँ पे जब हमने जनरल टर्म का फार्मूला यूज किया तो यहाँ पे ए वन भी चाहिए और डी भी चाहिए। तो जब हमारे पास कोई भी रिकंसिलिएशन होगा उस केस में हमारे पास एक एक स्टार्टिंग वैल्यू जरूर गिवन होती है जिसको हम कहते हैं इनिशियल गैस। इनिशियल वैल्यू कह लें आप या इनिशियल गैस कह लें। तो जैसे आप फिजिक्स के क्वेश्चंस करते हैं तो हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है कि फॉर एग्जांपल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी इज दिस वन, तो उसको हम कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरह रिकंसिलिएशन के केसेस में भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। अब हम देखते हैं कि जो क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी, तो ये इसको हम कॉम्बिनेटोरिक्स के किसी भी जो प्रीवियस मेथड हमने डिस्कस किए हैं उससे सॉल्व नहीं कर सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, रिकरेंस रिलेशन, और फिर हम देखेंगे उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो देखें, हमें ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन अ कॉलोनी डबल्स एवरी आवर। इसका मतलब है कि अगर
n आवर में हमारे पास नंबर ऑफ बैक्टीरियाज an है, तो n-1 आवर में हमारे पास बैक्टीरियाज n-1 होंगे। तो यहाँ से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि nth आवर में जो बैक्टीरिया हैं वो n-1 आवर्स के डबल होंगे। तो एक रिलेशन आ गया कि an इज इक्वल टू 2 टाइम्स an-1। और यहाँ पर हमारे पास इनिशियल गैस भी गिवन है कि इफ अ कॉलोनी बिगिंस विद 5 बैक्टीरिया, मीन्स टू से कि हमारे पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 है। अगर A0 हमारे पास 5 हो तो हम आफ्टर n आवर्स हमारे पास कितने बैक्टीरियाज होंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे अरिथमेटिक के केस में हमने सक्सेसिव टर्म्स फाइंड की थी और फिर हमने देखा था उसका जनरल फार्मूला बना लिया था। तो इसी तरह इसको हम इस रिकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे और इनिशियल गैस को यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है गिवन है कि A0 इज 5 और AN इज 2 टाइम्स AN-1। तो A1 हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स A0 विच इज 2 टाइम्स 5। A2 हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स A1, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 विच इज 2 स्क्वायर इंटू 5। इसी तरह हमारे पास A3 आ जाएगा 2 टाइम्स A2 विच इज 2 टाइम्स 2 स्क्वायर इंटू 5 और इट इज 2 क्यूब टाइम्स 5। तो इस वाले पैटर्न्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला जनरल फार्मूला आएगा वो आएगा AN इक्वल्स टू 2 रेज़्ड पावर n इंटू 5। तो हमने एक रिकरेंस, सबसे पहले क्वेश्चन से एक रिकरेंस रिलेशन बनाया, फिर हमने इनिशियल गैस यूज किया। इनिशियल गैस यूज करते हुए हमने उसकी कुछ सक्सेसिव टर्म्स फाइंड की और फिर उन टर्म्स को एक्सपेंड करके एक पैटर्न ढूंढ के हमने उसकी nth टर्म बना ली। अब इसमें आपके पास कोई भी नंबर ऑफ आवर्स गिवन हो तो हम डायरेक्ट उस आवर में नंबर ऑफ बैक्टीरिया फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास हो कि आफ्टर 10 आवर्स मेरे पास नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या होंगे, तो मेरे पास A10 आ जाएगा 2 raised to power 10 times 5, so it is 1024 times 5। it is 5120 बैक्टीरिया। तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस में कम्बिनेटोरिक्स वाले वे से हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। उस केस में हमें रिक्वायर होता है कि हम गिवन क्वेश्चंस का एक रिकरेंस रिलेशन बनाएं, इनिशियल गैस यूज करें और फिर उसकी एक जनरल टर्म जो है वो डेवलप करें। इसी तरह हमारे पास ये एक एग्जांपल गिवन है रैबिट्स वाली, जो कि फिबोनाची वाली है। फिबोनाची के केस में अभी हमने देखा था कि जो रिकरेंस रिलेशन बनता है वो कंसिस्ट करता है प्रीवियस दो टर्म्स के सम पर। और हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो था उसमें हमारे पास एक ही प्रीवियस टर्म यूज हो रही थी, तो हम कहेंगे कि ये वाला जो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है ये डिग्री 1 का है। और फिबोनाची के केस में हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन यूज हो रहा है उसमें प्रीवियस दो टर्म्स यूज हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो रिकरेंस रिलेशन है वो डिग्री 2 का है। और साथ में आप देखें कि यहाँ पर जो प्रीवियस टर्म्स हैं वो हमारे पास उनकी डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर रिकरेंस भी है। थर्ड चीज़ हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास जैसे आपको याद होगा जब हम लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, या जब आप मैट्रिसेस सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिलेशन आता था ax इक्वल्स टू बी। तो जब हमारे पास ये कांस्टेंट मैट्रिसेस आता है, या हम इसको अगर एज ए इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन लिखें तो ax प्लस बी विद वन वेरिएबल इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं और ax इक्वल्स टू बी भी लिख सकते हैं। तो वो इक्वेशंस जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं इट इज नॉन लीनियर।
सॉरी इट इज नॉन होमोजीनियस। लेकिन इसी जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स था ए एक्स इक्वल्स टू बी, अगर ये मैट्रिक्स हमारे पास हो ए एक्स इक्वल्स टू जीरो मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट मैट्रिक्स नहीं आ रहा, या हमारे पास जो कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स था वो जीरो है। तो इस तरह की हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसको हम कहते हैं होमोजीनियस। ये जस्ट आपको आइडिया समझाने के लिए कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है। आप ऊपर वाले केस में जो हमारे पास फिबोनाची वाला है, इस केस में हम देखते हैं कि दो प्रीवियस टर्म्स यूज की गई हैं। तो एक चीज तो हमारे पास आ गई कि इस एक जो लीनियर रिकरेंस, ये जो रिकरेंस रिलेशन है इसकी डिग्री 2 है। और हमारे पास जो हमारे पास जो पावर्स हैं इन वेरिएबल्स की वो भी 1 है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर भी है। और तीसरी चीज ये है कि हमारे पास कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट एडेड नहीं है। तो तीन चीजें हमारे पास यहाँ पर आ गई, इसकी डिग्री 2 है, ये हमारे पास लीनियर है, और थर्ड चीज हमारे पास ये होमोजीनियस है। तो अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज ट्राई करेंगे वो ये कि अगर हमारे पास रिकरेंस रिलेशन गिवन हो जो कि लीनियर हो, होमोजीनियस हो और डिग्री 2 का हो, तो हम उस लीनियर रिकरेंस रिलेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक उसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, उससे रिलेटेड एक और इक्वेशन बना लेंगे, और फिर उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसकी बेसिस पे हम कहेंगे कि हमारे पास ये रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन है। तो फॉर एग्जांपल इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है वो इस टॉपिक में गिवन है, वो आप खुद स्टडी कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं रिकरेंस रिलेशन के सॉल्यूशन की तरफ। और रिकरेंस रिलेशंस के सॉल्यूशन में जो पहली चीज हम डिस्कस करेंगे वो ये डिग्री 2 की रिकरेंस रिलेशन जो कि होमोजीनियस हो और लीनियर हो। जैसे हमारे पास जो फिबोनाची सीक्वेंस थी, हम यहाँ पे आ जाते हैं, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस का एक्सप्रेशन था एफ एन इक्वल्स टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। अब यहाँ पे हमारे पास दो प्रीवियस टर्म यूज हुई हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एफ एन को रिप्लेस करेंगे आर एज टू पावर जितनी भी इसकी डिग्री है, लेट से इसकी डिग्री 2 है, तो हम एफ एन को रिप्लेस कर देंगे स्क्वायर के साथ। एफ एन माइनस रिप्लेस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस वन के साथ। एफ एन माइनस टू रिप्लेस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस टू के साथ। फॉर एग्जाम्पल जस्ट क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, यहाँ पे मेरे पास इसका कोफिशिएंट C1 है, इसका कोफिशिएंट C2 है। तो अब हम कहते हैं कि इसका जो हमारे पास जो सोल्यूशन है लेट से आर स्क्वायर है, क्योंकि डिग्री 2 की है तो इसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो आर स्क्वायर हो सकता है। हमें एग्जैक्टली नहीं आइडिया कि आर क्या है, लेकिन हम कहते हैं कि लेट से इसका जो सोल्यूशन है वो आर स्क्वायर है। तो हमारे पास ये आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू C1 R प्लस C2। अब हम इनको एक ही साइड पे मूव कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस C1 R माइनस C2 इक्वल्स टू 0। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अब यहाँ पे अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमारे पास तीन चॉइसेस होंगी कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं और कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो पहले हम डिसाइड कर लेते हैं, लेट से हमारे पास इसके दो डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर दो डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है R1 और R2 इसका एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होगा वो होगा एफ एन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स R1 प्लस बीटा टाइम्स R2। तो यहाँ पे हम बुक में से एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारे पास
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि डिग्री 2 के रिकंसिलिएशन से आई। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाएंगे वो आ जाएगा, हमने सपोज किया था सोल्यूशन जो वो आर है, तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा इट वुड बी ए एन इक्वल्स टू लेट्स से अल्फा आर वन टू पावर एन, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं आर वन और आर टू, और लेट्स से बीटा साथ में आर टू रेज टू पावर एन। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट है हमने इन कांस्टेंट्स को फाइंड करना है। तो इन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इनिशियल गैस। इनिशियल गैस जैसे कि रिकंसिलिएशन में हमारे पास यूजली गिवन है ए जीरो, लेट से ए जीरो की वैल्यू हमारे पास कैपिटल ए है। तो अगर हमारे पास एक रिलेशन यूज हो रहा है जो कि डिग्री 2 का है, इसका मतलब है हमारे पास दो प्रीवियस टर्म यूज की गई हैं, तो दो प्रीवियस टर्म के केसेस में हमारे पास दो इनिशियल गैस होंगे। तो लेट्स से ए नॉट हमारे पास ए है और ए वन हमारे पास बी है। तो इन दो इनिशियल गैस को यूज करते हुए हम यहाँ से एन की जगह एक दफा जीरो पुट करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा ए जीरो, जिसको हम पुट कर लेंगे ए के इक्वल। फिर हम एन की वन वैल्यू पुट करेंगे, तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे ए वन के इक्वल और ए वन की जगह बी की वैल्यू। तो ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आ जाएंगी, इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए हम ये कोफिशिएंट्स अल्फा और बीटा फाइंड कर लेंगे। एक एग्जांपल करते हैं ताकि ये बात हमें जो वो क्लियर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिकरेंस रिलेशन गिवन है ए एन इज इक्वल्स टू ए एन माइनस वन प्लस टू एन माइनस टू। तो यहाँ पे आप देखें इस टर्म की हमारे पास डिग्री वन है, इस टर्म की डिग्री हमारे पास वन है, और दो प्रीवियस टर्म यूज की गई हैं। इसका मतलब ये है कि डिग्री जो है वो हमारे पास टू होगी, पावर चूंकि वन है तो ये हमारे पास लीनियर है, और साथ में हमारे पास किसी भी साइड पर कोई कांस्टेंट एडेड नहीं है, तो ये हमारे पास होगा होमोजीनियस रिकंसिलिएशन। और दो प्रीवियस टर्म यूज की गई हैं, तो हमारे पास दो ही इनिशियल गैस हैं, एक A02 और एक A17। और हमने देखा था कि जब हमारे पास लीनियर होमोजीनियस रिकंसिलिएशन डिग्री 2 का होगा तो हम ए एन की जगह रिप्लेस करेंगे आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर प्लस टू। तो यहाँ से जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आएगी आर स्क्वायर माइनस आर माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। जब आप इसको फैक्टराइज करने या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इसके दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, टू और माइनस वन। तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स है हमारे पास, जो जनरल सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा ए एन इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स आर वन रेज टू पावर एन प्लस बीटा टाइम्स आर टू रेज टू पावर एन। ये हमारे पास आर वन है, आर वन की वैल्यू टू है और आर टू की वैल्यू माइनस वन है। तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए एन अल्फा टाइम्स टू रेज टू पावर एन प्लस बीटा टाइम्स माइनस वन रेज टू पावर एन। अब हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ गया जिसमें हमारे पास कांस्टेंट अल्फा और बीटा अननोन है। इन कांस्टेंट्स को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे इनिशियल कंडीशन ए नॉट इज इक्वल्स टू टू और ए वन इक्वल्स टू सेवन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज करेंगे एन की जगह जीरो, तो हमारे पास आ जाएगा ए जीरो इक्वल्स टू अल्फा टू रेस्ट पावर जीरो इज वन प्लस बीटा और माइनस वन रेस्ट पावर जीरो वो भी वन हो जाएगा। ए नॉट की वैल्यू सेवन टू है, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टू। इसी तरह एन की जगह हम वन वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ए वन इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स टू, और माइनस वन की पावर माइनस होगा तो हमारे पास आ जाएगा बीटा, और ए वन हमारे पास सेवन के इक्वल है। इट मीन्स टू अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू सेवन। और जो दूसरी क्वेश्चन आई थी वो आई थी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू टू। तो जब आप इन दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, फॉर एग्जांपल दोनों को मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा थ्री अल्फा इक्वल्स टू नाइन
और यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3। तो ए कांस्टेंट मेरे पास 3 आ गया और अल्फा की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो मेरे पास बीटा जो है वो आ जाएगा -1। अल्फा इज 3, बीटा इज -1, तो सोल्यूशन मेरे पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 रेस्ट पावर n और -1 टाइम्स -1 रेस्ट पावर n। तो ये हमारे पास आ गया इस लीनियर होमोजीनियस रिकंसिलिएशन ऑफ डिग्री 2 का सोल्यूशन। तो इसी तरह हमारे पास जो फर्स्ट टारगेट है वो यही है कि अगर हमारे पास लीनियर होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री 2 का हो और उसमें दो डिस्टिंक्ट रूट्स हों तो हम उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड किया कर सकते हैं। ये हमारे पास रिलेशन आ गया जो कि nth टर्म का फार्मूला। अब इस फार्मूले में आप n की कोई भी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास पर्टिकुलर टर्म वो आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं एक्सरसाइज में से। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है आपको समझ ना आई हो तो मुझसे पूछें।